है कि राखी का त्यौहार ये एक तरह से प्रेम का धागा है। ये प्रेम का धागा जिसको भी बांधते हैं उससे एक तरह से अपने आप को जोड़ने का प्रयास करते हैं। केवल उसकी जिम्मेदारी नहीं जिसको हमने बांधी, हम बांधने वालों की भी जिम्मेदारी उसके प्रति है। और ये भाई बहन का त्यौहार तो है ही है, पर मैं सोचता हूँ जो भी व्यक्ति हमारे साथ काम करता है, जिसके बीच में हम रहते हैं, सामान्य और गरीब व्यक्तियों के बीच में भी जाकर राखी का त्यौहार हमको, जो सक्षम अपने आप को मानते हैं, बहुत समझदार हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनको उन बस्तियों में जाना चाहिए जहां लोगों को ये लगे कि हम ये सब एक हैं, हम छोटे बड़े नहीं हैं, इस त्यौहार में हम सब बराबरी में हैं। तो कोशिश हम करते हैं वर्षों से कि कहीं न कहीं किसी न किसी कच्ची बस्ती की सभी बहनों के साथ ही हम राखी का त्यौहार मनाते हैं। आज मेरे को समय नहीं मिला और कार्यक्रमों को एडजस्ट नहीं कर पाया, तो मैं सोचता हूँ कि मोर्चे की सब बहनें और कहा कि कहीं करो, तो एक तरह से मैं सोचता हूँ कि आज ये रक्षा का सूत्र है वो हम देश की सुरक्षा के उन सब बहादुर सैनिकों को बांधे हैं, मन से बांधे, जाके बांधे या जैसे बांधे, और ये करें कि जो हमारी सुरक्षा के लिए खड़ा है उसके साथ सारा देश खड़ा है, ये उसे एहसास होना चाहिए। तो मैं सोचता हूँ इस रक्षा सूत्र के आधार पर ये प्रेम का धागा हम सब एक दूसरे जिसके साथ हमारा अच्छे संबंध नहीं है उसके भी घर जाकर के आज राखी बांध करके क्षमा याचना करके भी उसको दिल को अपने से जोड़ने का प्रयास करना। राजस्थान के कल्चर में आसाम के कल्चर में क्या फ़र्क देखा है? वो राजस्थान में विशेष करके जो मेवाड़ ने जो स्वाधीनता की जो लड़ाई लड़ी है, विशेष करके मुगलों के आक्रमण का जो मुकाबला किया है, हमारी यहाँ की पीढ़ियाँ खप गई और लाखों लोगों ने अपना बलिदान दिया। यहाँ की हजारों लाखों महिलाओं ने भी एक तरह से जौहर की ज्वाला में जलकर सत्यत्व की रक्षा की। वैसा का वैसा आसाम का भी कल्चर है। आसाम ने भी कभी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। वहाँ गोरखान ने अपनी ताकत के साथ उसको एक तरह से परास्त किया। वहाँ के बहादुरों ने, लचित ने हैं, उसने युद्ध करके इसको परास्त किया। ये जो बिहू का जो राजघराना है उसने जीवन भर संघर्ष किया, लेकिन वो क्षेत्र भी हमेशा अपनी धर्म और संस्कृति की दृष्टि से आज़ाद रहा है। और वहाँ गांव-गांव, गली गली में जगह जगह भगवान शिव के मंदिर हैं। ऐसा एक पहाड़ है जहाँ 1000 शिवलिंग, मेरी ज़िंदगी में मैं सारे हिंदुस्तान में घूम गया, ऐसा कोई स्थान नहीं है, पर वहाँ पर है। और उस शिवलिंग में भी है ना, एक तरह से दलाई लामा का जो बौद्ध धर्म मानते हैं उनका भी अपना अलग जगह है। जो जैन धर्म को मानते हैं, भगवान महावीर के साथ भी उनका अलग से उसी जगह है, वो भी शिव जी की आराधना करते हैं। और हिंदू रीति रिवाज से जी करते हैं, तो वो जो एक सूर्यगढ़ है उस गढ़ पर इस तरह। तो दूसरा क्या है, जहाँ आपने देखा होगा अरुणाचल में है ना, परशुराम जी का जो तपस्या का कुंड है, मतलब ऐसा कोई गांव नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ की संस्कृति ने मतलब एक तरह से देश के साथ इस सारे क्षेत्र को जोड़ा। वहाँ शंकर देव और माधव देव ने है ना, लगभग 450-500 वर्ष पहले, वही जो अपने यहाँ महाराणा प्रताप का युग था, उन्होंने भी लोगों में जागरण करके वैष्णव धर्म के प्रति लोगों को जोड़े रखा। तो मैं सोचता हूँ इस आताई मुगलों के आक्रमण के खिलाफ मेवाड़ और आसाम पूरी ताकत से लड़ा और हमेशा अविजयी रहा। यहाँ कभी भी हमारा को विजय प्राप्त नहीं कर सके। उन्होंने नुकसान किया, उन्होंने हमारी को कई चीज़ें झड़पी, हमारे मंदिर तोड़े होंगे, कुछ किया होगा, लेकिन वहाँ इस प्रकार का कोई मंदिर भी नहीं तोड़ पाए। चाइना ने अभी एक नया नक्शा पेश किया है कि अरुणाचल, और इसको अपने अंदर बताया उन्होंने, इसको अरुणाचल को अक्सर चीन जो बताते हैं अपन। देखो कुछ नहीं, मैं सोचता हूँ कि अब हमारी सेना और हमारी सरकार इतनी मन मस्तिष्क से कमज़ोर नहीं है, ये चीन भी समझता है। और चीन को भी अब अनुभव हो गया है कि भारत से टकराना कोई आसान खेल तमाशा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वो ये गलती करेगा और अपने आप को वैसे भी संकट में फंसा हुआ है और अधिक संकट में फंसेगा। भारत ने जब से आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया है ना, लोकल फॉर वोकल के लिए जब कहा, स्वयं का उत्पादन करना शुरू किया, तो चाइना का कई सामान तो हमारी बाज़ार में बिकता ही नहीं। आज की तारीख में चाइना का मार्केट बहुत परेशान है, इसके कारण से कि उनकी जो है ना, जो जीडीपी है वो जो विदेशी निर्यात से जो मिलती थी वो कम हो गई। सबसे बड़ा आज मुद्दा हिंदुस्तान के अंदर 5 करोड़ विदेशी जो लोग हैं जो आते हैं बाहर से, रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है। आप आसाम के वहाँ बैठे हैं सर, उसमें आपने क्या
देखा? देखो, सामान्यतः वहाँ की गवर्नमेंट ने वसुंधरा 1 वसुंधरा 2 का काम किया है ताकि लोगों के आइडेंटिफिकेशन के आधार पर ही उनको ज़मीनों का अधिकार मिले। तो मैं सोचता हूँ उस दृष्टि से काम चल रहा है। बिना घोषित किए हुए भी, बिना एविडेंस के कोई भी वसुंधरा 2 में ज़मीन का हकदार नहीं बन सकेगा। ये वहाँ की सरकार ने कोशिश की है और आधार से सारा केंद्र सरकार ने लिंक कर दिया। तो जिनके डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहे हैं उनको आधार कार्ड नहीं मिल रहा है, आधार कार्ड नहीं मिल रहा तो देश की जो सुविधाएं मिलती है वो सब की सब बंद हो रही है। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।